बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, नाज़रीन, हाज़रीन और मेरे नाक़दीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और इस प्रोग्राम का नाम है सीन विद तज़ीन। और आज हमारे पास मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी शम्स अब्बासी साहब। शम्स साहब खुश आमदीद हमारे स्टूडियो में। सर। और चूँकि मैं भी डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल रिलेशंस की रिपोर्टिंग करता हूँ काफ़ी अरसे से, और इस हवाले से मेरा काफ़ी काम है और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। इसी तरह शम्स अब्बासी साहब एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के लिए लिखते हैं और इनके भी काफ़ी ताल्लुकात हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, और इन्होंने काफ़ी अहम एम्बेसडर्स के इंटरव्यू भी किए हुए हैं। आज हम इनके साथ बात करेंगे आसियान पर। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो हमारे पाकिस्तान के जनूब मशरिक़ में 10 ममालिक हैं, और ये 10 ममालिक जो हैं ये बहरे हिंद को भी लगते हैं और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन जो बहरुल काहल है उसको भी लगते हैं। इस तरह ये एशिया पैसिफिक को मिलाते हैं। इनमें सबसे बड़ा मुल्क है इंडोनेशिया, फिर मलेशिया है, बर्मा है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, फ़िलिपाइंस है, और 10 तादाद है इनकी, और कुछ ऑब्ज़र्वर स्टेट्स भी हैं इसके अंदर। 1971 16 दिसंबर तक ये आसियान ममालिक जो हैं ये पाकिस्तान के हमसाया भी थे, क्योंकि उस वक्त मौजूदा जो बांग्लादेश है उस वक्त तक ईस्ट पाकिस्तान था जिसका बॉर्डर बर्मा के साथ लगता है। लिहाजा ये हमारे साबका हमसाए भी हैं। अभी मौजूदा दौर में अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं आसियान ममालिक, ये दुनिया की बहुत बड़ी ताकत हैं, बहुत बड़ी इकनॉमिक पावर हैं, और आबादी के एतबार से भी बहुत बड़ा इनका एक बनता है, हिस्सा बनता है दुनिया में। 70 करोड़ से ज़्यादा आबादी है इन ममालिक की, और आप जानते हैं कि इंडोनेशिया जो है वो उसकी अकेले की आबादी को 23-24 करोड़ के लगभग है। बड़ा गुंजान आबाद मुसलमान मुल्क है। मलेशिया मुसलमान मुल्क है, और उसके बाद बाकी ममालिक हैं। और 45 लाख मुरबा मील से ज़ायद इसका रकबा बनता है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि UNO और SCO के बाद अगर कोई बड़ी तंजीम है, और OIC के बाद, तो वो आसियान है। पाकिस्तान की आसियान ममालिक के साथ तिजारत 7 अरब डॉलर से ज़्यादा की है, लेकिन इसके बावजूद जो असल पोटेंशल है उससे ये बहुत कम है। इस पे हम आज बात करेंगे और शम्स अब्बासी साहब से भी तज़किया लेंगे और मालूमात लेंगे। शम्स अब्बासी साहब, आसियान ममालिक जो हैं इनके हमारे साथ बहुत तारीख़ी और हिस्टोरिकल और इस्लामी भी और ज़ुबान के भी रिश्ते हैं। इनमें से कई ममालिक की करेंसी का नाम रुपया है, और फिर इन ममालिक में बहुत बड़ी तादाद जो है वो बुद्ध मत के लोगों की है। और पाकिस्तान तो बुद्ध तहज़ीब का गहवारा है, गंदारा तहज़ीब, ये बुद्ध तहज़ीब जो है टेक्सला और हमारे KPK के इलाके। क्या कहेंगे, आसियान ममालिक की क्या अहमियत है पाकिस्तान के लिए? जगह तज़ीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी तमीर बयान दी। आप हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट में गए, आप इकोनॉमिक में गए, सोशल कॉन्टेस्ट में गए, उसके बाद इनकी जो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मलाइका स्टेट है, अहम जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है। अहम चीज़ ये है कि मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा, पॉलिटिकल तो हम बात करेंगे, इकोनॉमिक भी करेंगे। जी। लेकिन इन कंट्रीज़ की जो प्रॉक्सिमिटी है, जो मुवासलत है पाकिस्तान के साथ, वो रिलीजियस है। और रिलीजियस में 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो इनके जो मजहबी मकामात हैं, मेनली हमारा टेक्सला हो गया, हमारे स्वात हो गए, तो बुद्धा जो हैं और बुद्ध मत के अहम मकामात हैं। दूसरा जो साउथ ईस्ट है, जिसे आप आसियान कहते हैं, इसमें जो इस्लाम गया है वो बरसगीर के ताजर जो थे, जो हमारे गुजराती ताजर थे, जो मसाला
ये अपना मसाला वगैरह, ये मुख्तलिफ जो स्पाइसेस हैं ये लेके जाते थे। ठीक है। तो इनकी वजह से वहाँ इस्लाम इंटर हुआ और इनकी वजह से वहाँ इस्लाम कबूल गया और इस्लाम फैला। तो ये बहुत बड़ी दो प्रॉक्सिमिटीज़ हैं। उसके बाद ये है कि इसका सबसे बड़ा मुल्क जो है इंडोनेशिया, जो है मुस्लिम कंट्री, दुनिया का सबसे बड़ा, वो यहाँ है, जिसकी आबादी 270 मिलियन है। और अब एज अ होल आसियान की जो आबादी है वो 625 मिलियन आबादी है। और कहते हैं कि जी एक बड़ी मार्केट है आसियान की। अगर इकोनॉमिक आप इसकी इम्पोर्टेंस देखें या क्या खसूसियत है, तो ये यूरोपियन यूनियन के बाद गए या जो यूरोपियन यूनियन के अम्पल्ला सबसे इंटीग्रेटेड रीजन है जो आपस में माशरती या सफारती तौर पे जुड़ा हुआ है। किसी हद तक ये एक ही इसे एक मुल्क के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं। इनके जॉइंट FTAs हैं, इनकी जॉइंट तजारती माहिदे हैं जो कि एक मुल्क के साथ करेगा वो पूरे आसियान के साथ होगा। उसके बाद आसियान की अगर इम्पोर्टेंस आप जियो स्ट्रेटजिक में कहें, मलाइका स्टेट जो साउथ चाइना सी जिसे कहते हैं, इस वक्त सबसे बड़ी जो ग्रेट गेम हो रही है वो साउथ चाइना सी में हो रही है, जहाँ US है मलाइका स्टेट में, ये आमने सामने हैं। ये वो जगह है कि इसको ईरान का जो हुर्मुज़ है उसे दुनिया की नेक कहते हैं। नेक इस सेंस में कि ये जो दो जगह हैं जहाँ से अगर दुनिया की ट्रेड ट्रैफिक कह लें या स्ट्रेटजिक ट्रैफिक अगर रोकी जाए तो दुनिया बंद होती है, दुनिया के पूरा हिस्सा महफूज हो जाता है। इसके पीछे जो सारे मुल्क हैं वो एनर्जी इनरिच मुल्क हैं। तो ये यहाँ से ये प्रॉब्लम होता है। साउथ चाइना सी में इस वक्त बहुत बड़ी, इस वजह से इनकी जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी है। अगर इनमें आप देखें तो यहाँ अब नॉट ओनली रीजन बट ग्लोबली बड़े बड़े जायंट अब पैदा हो गए हैं। अब आसियान में इंडोनेशिया है। अब इंडोनेशिया 1 ट्रिलियन इकानमी है दुनिया की, अब तकरीबन टॉप 10 में G20 में चला गया। G20 कॉन्फ्रेंस आ रही है इस वक्त इंडोनेशिया के पास है, और आइंदा नवंबर में उनकी कॉन्फ्रेंस भी आ रही है G20 की। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है। उसके बाद सारे मुल्क देखें, मलेशिया एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है। उसके बाद सिंगापुर का एक अपना उसके बाद आपके इवन बहुत अच्छी स्टोरीज हैं दुनिया में इस वक्त। देखें हर लिहाज से वो आप टूरिज्म में देखेंगे तो टूरिज्म में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट जाते हैं वो आपके थाईलैंड में जाते हैं। उसके बाद तज़ीन साहब, अगर इसे हम कॉन्टेस्ट में साउथ एशिया कहें तो साउथ एशिया जो रीजन है इट्स अ मोस्ट डिसइंटीग्रेटेड रीजन के यहाँ बड़े मसाइल हैं। इंडिया है, पाकिस्तान है। ये अब सामीन नाज़रीन ये ज़रा मैं वजाहत कर दूँ। शम्स अब्बासी साहब ने जो आसियान ममालिक का बताया है उसमें ब्रुनई और थाईलैंड भी शामिल है, 10 ममालिक हैं। तो शम्स अब्बासी साहब ने पहले ये एलेबोरेट किया है कि ये जिस तरह यूरोपीय यूनियन के ममालिक आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं उसी तरह आसियान ममालिक भी एक साथ जुड़े हुए हैं। और अब वो मुवाजना कर रहे हैं कि हमारे हमसाये में ये खित्ता है, इस खित्ते में भी लड़ाई झगड़े थे, डिस्प्यूट्स थे, लेकिन उन्होंने सेटल डाउन किए और फिर ये आपस में जुड़ गए और इस इत्तेहाद की वजह से ये इस वक्त तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक हैं। लेकिन अब शम्स अब्बासी साहब ये बात कर रहे हैं कि इसके मुकाबले में हमसाया खित्ता जो साउथ एशिया है इसको हम देखें, इसकी सार्क तंजीम बनी लेकिन वो काबिल अमल ही नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ पे झगड़े इतने हैं। सबसे बड़ा झगड़ा जो है वो भारत का है। भारत इसका खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है लेकिन वो किसी को खातिर में ही नहीं लाता। अब शम्स अब्बासी साहब ये मुवाजना करने जा रहे हैं, आसियान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए और साउथ एशिया एक दूसरे से बिखरे हुए। जी तज़ीन भाई, बहुत अच्छा आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से एलोबरेट किया और आपने सामीन की आसानी के लिए इशू ये है नाज़रीन की। इशू इस तरह है कि इट्स अ 2 रीजन। देखें, एक आसियान है और एक जो है एक साउथ एशिया है। अब अगर इन्हें हम तकसीम करें तो एक के लिए जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, एक के लिए जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है। अब पाकिस्तान है हमेशा अपनी जियो स्ट्रेटजिक पिच पे खेलता रहा है, जियो इकानमी की तरफ कम तवज्जो दी है, इतना बेहतरीन स्ट्रेटजिक आपका लोकेशन है, लेकिन आपने हमेशा उसे जियो स्ट्रेटजिक के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जियो इकनॉमिक में आपने हमेशा फेलियर रहा उसको कन्वर्ट करने में कि आपकी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए। अगर साउथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बताऊं साउथ एशिया का, तो ये वो बूमिंग रीजन है जिसके बारे में बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन है, शायद यहाँ बड़े बड़े जाइंट होंगे। देन ब्रिक्स का है कि टॉप 11 पाकिस्तान का मुस्तकबिल में वो कोई अलाइड बातें करते हैं कि अगर रीजनल ट्रेड खुल गई। उसके अलावा ये दुनिया का सबसे बड़े जो एनर्जी ज़खायर हैं सेंट्रल एशिया के पास, अरल और कैस्पियन सी हैं,
ये एक साइड से उन्हें कनेक्ट कर रहा है, एक साइड से मिडल ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है। मतलब मैं कहूँ कि अगर जहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट खिता है आसियान, लेकिन साउथ एशिया की इंपॉर्टेंस तो उससे कहीं गुना बड़ी है, बहुत बड़ा, जिसके मुतालिक दुनिया के जो बड़े बड़े गुरु हैं, जो इकनॉमिक गुरु हैं, जो सफारती गुरु हैं, वो कहते हैं कि ये वो रीजन है जहाँ अब जो कमिंग सुपर पावर्स हैं, बड़ी इकनॉमिक जाइंट्स हैं, जो मिलिट्री जाइंट्स हैं, इवन जो मुख्तलिफ जो हैं तजारती जाइंट्स हैं, वो देखें चाइना बहुत बड़ा बैठा हुआ है, फॉर ईस्ट है लेकिन साउथ ईस्ट। प्रॉब्लम इज़ इंडिया। इंडिया का एक मॉनरोई डॉक्ट्राइन है, आप इसे मॉनरोई डॉक्ट्राइन जिस तरह के यूएस का होता था, यूनाइटेड स्टेट का मॉनरोई डॉक्ट्राइन ये था कि यूएस कहता था कि अगर हमारे एक्सपेंडेड डिज़ाइंस हैं, अमेरिका जो है वो पूरा अमेरिकन कंटिनेंट है और जो भी इस पे इन्वेट करेगा वी आर एवरीवेयर, ठीक है। इस तरह इंडिया की एक्सटेंडेड आइडियालॉजी है जिसमें अखंड भारत जिसे आप कहते हैं, दे आर बियॉन्ड देयर बाउंड्रीज। देखें उन्होंने श्रीलंका में पंगा लिया, उन्होंने तमिल टाइगर्स बनाए। तमिल टाइगर्स दुनिया की वो पहला डाइफंग ग्रुप था, वो पहला दहशतगर्द ग्रुप था जिसको इंडिया ने एयरक्राफ्ट दिए, जिसके फाइटर एयरक्राफ्ट दिए और वो कोलंबो एयरपोर्ट से बमबारी करता। अच्छा, उसके बाद उन्हें पाकिस्तान वाला पंगा। तो ये हम आसियान की तरफ वापस आते हैं। आसियान और पाकिस्तान के दरमियान एक तो हमने तय किया कि जो तहजीबी हेरिटेज है, बुद्ध तहजीब है, गंदारा तहजीब है, इसके अलावा इस्लामी जो एक हमारा ताल्लुक़ है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई इस्लामी ममालिक हैं, उस हवाले से भी काफ़ी काम हो सकता है। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में इंडोनेशिया जा रहे हैं और ये एक एजुकेशन एक अलग सेक्टर बनता है। सबसे अहम जो इस वक्त तिजारत में है हमारे यहाँ वो है पाम ऑयल, कुकिंग ऑयल में जो इस्तेमाल होता है। और अभी पाकिस्तान में पिछले महीनों में बड़ा महंगा हुआ तो इंडोनेशिया ने 3 शिप जो हैं वो हंगामी बुनियादों पे भेजे, जिससे मार्केट में कीमतें जो हैं वो कुछ नीचे आईं। तो पाम ऑयल की तिजारत के हवाले से भी पाकिस्तान और आसियान के दरमियान बहुत बड़ा। और आप क्या रिकमेंड करते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट्स होने चाहिए, फ़्लाइट्स बढ़नी चाहिए और कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें भाई, ऐसे है कि सबसे जो अहम प्रॉब्लम है पाकिस्तान इकॉनमी के साथ वो कम्पिटिटिवनेस का है। हमारे उधर एक FTA है, एक हुआ है इनके साथ, मलेशिया के साथ हुआ, वो हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इंडोनेशिया के साथ हुआ है। हमारा अब जो आपका इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है वो ऐसा कम्पिटिटिव नहीं है, या आप ऐसी चीज़ बनाएं कि वहाँ के लिए वो काबिली तौर पे सस्ती भी हो और क्वालिटी में भी अच्छी हो, वो बातें नहीं है, क्योंकि वो इंटरनली इतनी कम्पिटिटिव इकानमी है। अब देखें उसमें से मैं एक छोटे मुल्क की मिसाल दूंगा, वहाँ की एक अच्छी इकानमी है, बड़ी इकानमी है, जिसमें $125 बिलियन उसका फॉरेन रिजर्व है, देन अराउंड 250 से ऊपर उसकी वो एक्सपोर्ट है, जिसका नाम वियतनाम है। अब वियतनाम कैसा मुल्क था जिसके पास खाने पीने के लिए नहीं था 1985 और 1990 तक जंग और एम्बेसडर आपका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है एम्बेसडर पोंग, वो खुद कहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आई वॉज स्टूडेंट और 1985 में हमारे पास पैसे हुए होंगे लेकिन हमारे पास खुराक बिल्कुल हकीकतन ख़त्म हो गई थी। एक तो कहा तो होते ख़त्म हो गई बिल्कुल ही हमारे पास खुराक। उन्होंने कहा 10 ईयर का प्लान करके हमने किया चावल, हमने 10 ईयर, और 10 ईयर्स के बाद वो दुनिया के 10वें बड़े एक्सपोर्टर थे। आज भी वो बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का, यानी कम्पीट करने लगा दुनिया के साथ। दुनिया में दो तरीक़ाकार है, मैं मुख्तसर करूँगा क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, कि आमतौर पे दुनिया पहले एग्रो होता है मुल्क, वो एग्रो में पैसा बना के साथ अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, हमने किया कि हम एग्रो में भी आउटडेटेड हो गए, अपना एग्रो सेक्टर भी ख़त्म किया, हम इंडस्ट्री में भी आउटडेटेड हो गए, इंडस्ट्री में हम वी कैन से इंडस्ट्रियल फेज़ में चले गए, या बाद लोग कहते हैं कि हम डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए। अब दुनिया उस फेज़ में है कि आप हमें क्या बेचोगे, आप किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हो दोस्त के साथ, वो नहीं हो पा। सबसे अहम चीज़ है कि आपको अपनी कम्पिटिटिव इंडस्ट्री बनाएं। देखें इतनी बड़ी आबादी है, और उसके बाद अपनी लेबर को स्किल्ड करें, ह्यूमन रिसोर्सेज कैपिटल अच्छा होगा तो वो जा सकेगा, उसके बाद वो अपनी इंडस्ट्री पर असरअंदाज होगा। आप ये रिकमेंड करते हैं कि पाकिस्तान ने एक मरहले पर मियां नवाज शरीफ के दौर में लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई थी, तो लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत हमें देखने के लिए बहुत अहम खिता जो है वो आसियान बड़ा है, और आसियान से हमें ये भी सबक सीखना चाहिए कि आप अपने झगड़े ख़त्म करते हैं, क्योंकि डिस्प्यूट्स जो हैं वो आपको नीचे लेके जाते हैं। जब आप डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो फिर आप ऊपर को उठते हैं, जिसका
अमली सबूत जो है वो आसियान ममालिक हम ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके स्टेक्स होते हैं। आप अभी अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे या अपनी सरमायाकारी पे जाके फायरिंग या आप उस पर बमबारी नहीं करते, आसान सी बात। और सामीन नाजरीन, आसियान ममालिक के जो सफ़ीर हमारे यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उन्होंने मिलकर एक कमेटी बनाई हुई है जिसे कहते हैं आसियान इस्लामाबाद कमेटी। उसकी चेयर इस वक्त वियतनाम के एम्बेसडर साहब के पास है, और ये वक्तन फ़वक्तन इजलास करके ये देखते हैं कि पाकिस्तान और आसियान ममालिक के दरमियान ताउन में कितना इजाफ़ा हुआ। हमारा दफ्तर ख़ारजा भी यकीनन बहुत ज़्यादा अहमियत देता है आसियान ममालिक को। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारा जो ताजिर तबका है, जो सनतकार तबका है, वो अपने आप को आसियान ममालिक के लिए तैयार करे और जो वहाँ की ज़रूरियात हैं उनको समझे और वहाँ की मार्केट में से अपना हिस्सा कैप्चर करने की कोशिश करे। अगर ऐसा हो जाए तो इस वक्त जो मजमूई तादाद 7 अरब डॉलर की है, ये बहुत ज़्यादा, ये 17 अरब डॉलर भी हो सकती है, जिसकी कि पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। शम्स अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सिफारती और आलमी मौज़ूआत पर इनके साथ बातचीत जारी रहेगी। सामीन नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।